हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 38, ठीक है, यानी 38। तो चलिए देखते हैं अपने आगे के प्रश्न और व्याख्याएं। ठीक है, अभी हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्नों पर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें दोस्तों, शुरू करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इससे पहले की कुछ व्याख्या और प्रश्न हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपको सीक्वेंस चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कृति लोकायत्न प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। तो सबसे पहली बात जो इस लाइन में महत्वपूर्ण है वो ये कि सुमित्रा नंदन पंत, ध्यान से सुनेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जिनका उपनाम पंत है, उनकी एक कृति है लोकायत्न। ध्यान से सुनेंगे, लोकायत्न। और ये कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। आगे देखते हैं। 1960 यानी 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, उसका उत्तर इस वीडियो में आपको मिल रहा है। ध्यान रखें, कब? 1960 में। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए। किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकायत्न पर सोवियत और चिदंबरा, ध्यान से सुने, लोकायत्न पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। जो लोकायत्न है उस पर सोवियत और चिदंबरा पर देखो, जो लोकायत्न था उस पर सोवियत पुरस्कार मिला, और जो चिदंबरा था, चिदंबरा इनकी कृति, ठीक है, यह कविता संग्रह था, उस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे देखें। सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य कृति, कौन सी कृति? ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। किससे? ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया है। ठीक है, आगे देखें दोस्तों। युगवाणी, तो अभी हमने ग्राम्य के बारे में पढ़ा। पंत जी ने ग्राम्य में किसका आकलन किया है? विविध समस्याओं का। कौन सी समस्याएं? ग्रामीण परिवेश से संबंधित समस्याएं। ठीक है, आगे देखें। युगवाणी में मार्क्स, एक युगवाणी और है इनकी रचना, जिसमें उन्होंने मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर क्या किया है? छंदोबद्ध किया है। ठीक है, तो मार्क्स और गांधी जी के सिद्धांतों की किताबें इन्होंने पढ़ी और उनमें से इन्होंने विचार उनके निकाले और उन्हें छंदोबद्ध कर दिया। किसमें? युगवाणी में। ठीक है, युगवाणी, ध्यान रखें। आगे है, पंत जी ने अपनी पहली कविता, कौन सी इनकी पहली कविता थी दोस्तों? गिरिजे का घंटा। गिरिजे का घंटा पंत की पहली कविता थी, जिसकी रचना कब की उन्होंने? सन 1916 में की। सन 1916 में सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी पहली कविता गिरिजे का घंटा की रचना की। इसके बाद है गुंजन। ध्यान से सुने, गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है। यानी कि छायावादी, अंतिम, छायावाद का जो अंतिम नहीं, ये इस तरह से है कि जो छायावादी काव्य संग्रहों में अंतिम छायावादी काव्य संग्रह था वो किसका था? गुंजन था। और ये किसका था? सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह था। ठीक है, ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, ये आधार बातें हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में और अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? चिदंबरा के रचनाकार हैं ऑप्शन बी, पंत। सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, ध्यान से देखें।
पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? ध्यान से सुनेंगे। पंत जी की एक कृति है ग्राम्य, उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश से संबंध है। किसका? पंत जी की कृति ग्राम्य का। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकायत्न के रचयिता कौन है? लोकायत्न के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचना है लोकायत्न। ठीक है। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंत की पहली रचना। पंत की पहली रचना कौन सी है? तो ऑप्शन सी गिरिजे का घंटा। गिरिजे का घंटा पंत की पहली रचना थी। ठीक है। कब आई थी? 1916 में, अगर आपने पढ़ा हो तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता कौन सी? परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? फिर से सुनेंगे। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता कौन सी सुप्रसिद्ध कविता थी इनकी? परिवर्तन। ठीक है। उनके किस काव्य संकलन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पल्लव में। किसमें? पल्लव में प्रकाशित हुई थी परिवर्तन, इनकी सुप्रसिद्ध कविता। याद रखें, पास है पल्लव, पास है परिवर्तन। ठीक है। तो ये ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं व्याख्या। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सबसे पहले प्रकाशित हुई। ये अभी हमने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? अरविंद दर्शन से, ठीक है, कौन है प्रभावित हिंदी कवि? तो ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। ठीक है। ध्यान से सुने, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखेंगे दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया। ठीक है। नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया, फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। किसकी गहरी छाप है? अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर से सुनेंगे। अरविंद दर्शन को अपनाकर, यानी पहले उन्होंने अरविंद दर्शन को अपनाया और अपनाकर उन्होंने क्या किया? वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वो छायावाद से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वापस से वो उसी में यानी छायावाद में प्रविष्ट हो गए। ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनकी कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता। इन रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए। ठीक है। ये बात आप याद रखें, यानी कि प्रगतिवाद का तो इन पर असर पड़ा ही, साथ ही साथ अरविंद दर्शन का भी इन पर असर पड़ा, यानी प्रभाव पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत अपने काव्य जीवन के उत्तर में, यानी काव्य जीवन के बाद इन पर किसका प्रभाव पड़ा? अरविंद दर्शन का। अभी हमने पढ़ लिया, रिपीटेड है ये भी। आगे देखते हैं। ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये कथन बिल्कुल असत्य है। पंत जो थे वो भारतेंदु युग के कवि नहीं थे,
वो कब के थे? छायावादी युगीन कवि थे। ठीक है। इसके अलावा पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये सही है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। तो ये तीनों बातें सही हैं। जो गलत है वो है पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये कथन गलत है। व्याख्या देखेंगे दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का, किसका? प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। किसके काव्य में? पंत के काव्य में। ठीक है। आंसू की बालिका, ध्यान से सुनेंगे। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में, कौन कौन सी कविताएं? आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान है। प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान है जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पल्लव यानी जो कि 1928 में आया, ठीक है, काव्य संग्रह पल्लव 1928 में आया, पंत जी की रचना है ये। और लोकायतन इनकी महाकाव्य की श्रेणी की रचना मानी जाती है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप याद कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। ठीक है, छायावादी कवि। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य नहीं है ऑप्शन डी पल्लव। पल्लव जो है महाकाव्य नहीं है। इसके अलावा कामायनी जयशंकर प्रसाद की, साकेत, ठीक है, और प्रिय प्रवास किसकी है? ये हरिऔध की। और साकेत किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, ये सभी क्या हैं? महाकाव्य हैं। ठीक है, व्याख्या में भी यही दिया हुआ है, पल्लव महाकाव्य नहीं है। 1928 ईस्वी में रचित सुमित्रानंदन पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ है। ठीक है, पल्लव बता रहे हैं कि 1928 में रचा गया था। ठीक। और ये कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, अभी बताया मैंने। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। और साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य से एक प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निराला। कवि निराला के लिए, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए महाप्राण हिंदी साहित्य में प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ, कैसी विचारधारा के साथ? स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं कौन कौन सी? चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरीहा आदि प्रस्तुत की हैं। ठीक है, किस विचारधारा के साथ? स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निराला की वे कौन सी रचनाएं हैं जिनमें उनकी स्वच्छंदतावादी विचारधारा शामिल है? तो आप बताएंगे चतुरी चमार और बिल्लेसुर बकरीहा। ठीक है, यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। निराला जी ने अपनी विवाहिता पुत्री, उनकी एक जो पुत्री थी उसके निधन से, शादीशुदा थी जो इनकी बेटी थी, उसके निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की थी। ठीक है, सरोज स्मृति आपने पढ़ा होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी कविता। ठीक है, निराला जी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र, यानी कलकत्ता में निराला जी ने रामकृष्ण मिशन के पत्र, एक पत्र था समन्वय, ठीक है, उसका संपादन भार भी संभाला था। किसका? समन्वय का। कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन का पत्र था ये।
इसके बाद उन्होंने मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए, यानी मतवाला समाचार पत्र का भी इन्होंने संपादन किया। ठीक है, निराला मतवाला, इसको ऐसे याद रखें। आगे देखते हैं, लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन भी किया इन्होंने। कहाँ पर? लखनऊ में। और साथ ही सुधा के संपादकीय लिखने लगे। संपादकीय लिखा जाता है ना समाचार पत्रों में, तो सुधा जो समाचार पत्र था या पत्रिका, तो उसका संपादकीय भी इन्होंने लिखने शुरू किए। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान दें, निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी? अनामिका, ठीक है, कब आई है? 1923 में। परिमल 1930 में। गीतिका 1936 में। तुलसीदास 1938 में। कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना। फिर से सुने, अनामिका जो कि 1923 में आई, परिमल जो कि 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास यानी 1938 में, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, ये सब भी किनकी प्रमुख रचनाएं हैं? निराला की। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, परिमल में गीत भी हैं। परिमल जो इनकी रचना है उसमें गीत भी हैं और मुक्तक छंद भी हैं, साथ ही साथ मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी शामिल हैं। किसमें? परिमल में। ठीक है, गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। इनकी एक रचना है निराला की गीतिका, जो कि कैसी रचना है? मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना, इनकी एक जो सबसे ज्यादा जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध भी हुए, ठीक है, वो कौन सी है? राम की शक्ति पूजा है। ठीक है, और शोक गीत है, एक शोक गीत है, कविता नहीं, शोक गीत पढ़ें आप इसको। ये सरोज स्मृति जो कि इन्होंने अपनी विवाहित पुत्री के निधन के समय लिखी थी, उनकी याद में। ठीक है, तो बहुत ही मार्मिक है ये, आप एक बार इसको पढ़कर देखें, आपको समझ में आएगी कि कैसे मतलब एक पिता जो होता है, मतलब उसकी जो भाव होते हैं ना अपनी पुत्री को लेकर, तो वो आप देखेंगे। ठीक है, आप पढ़ें तभी आप इसको समझ पाएंगे। आगे देखते हैं, पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। एक पंचवटी प्रसंग है, ठीक है, उसके काव्य की रचना भी किसने की थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। आगे देखते हैं, इसके बाद है दोस्तों, पंचवटी नाम की एक अन्य रचना मैथिली शरण गुप्त की भी मिलती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पंचवटी प्रसंग पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपसे केवल पंचवटी पूछा जाए तब आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और प्रश्न इसी तरह की जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली जो चीजें होती हैं वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गौर करते हुए चीजों को पढ़ते चलिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।